नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। पहले तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय एम्पलीफायर। एम्पलीफायर इज ए डिवाइस विच इज यूज टू एम्पलीफाई द सिग्नल, जो सिग्नल के एम्पलीट्यूड को बढ़ाने के काम आता है। ट्रांसफॉर्मर और एम्पलीफायर अलग अलग चीजें हैं। ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है, पर एम्पलीफायर सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, किसी इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा। और एम्पलीफायर के लिए हम ट्रांजिस्टर को यूज करते हैं एज एन एम्पलीफायर। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर ए ट्रांजिस्टर टू वर्क एज एन एम्पलीफायर, फॉर ए ट्रांजिस्टर टू वर्क एज एन एम्पलीफायर, it must be operated in active region. It must be operated in active region. हमें इस ट्रांजिस्टर को कौन से रीजन में ऑपरेट कराना चाहिए? एक्टिव रीजन में। हम पहले ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने बताया था अगर ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच काम कराना है दैट मस्ट बी ऑपरेटेड ईदर इन कट ऑफ रीजन और इन सैचुरेशन रीजन, बट एज एन एम्पलीफायर काम कराना है तो इट मस्ट बी ऑपरेटेड इन एक्टिव रीजन। अब एनपीएन ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। वैसे तो अपने सिलेबस में सिर्फ कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है, बट कॉमन बेस इसलिए पढ़ना पड़ता है कि कॉमन बेस और कॉमन एमीटर के अंदर ये डिफरेंसेस पूछता है। अब पहली बात, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है तो कॉमन बेस है तो बेस नीचे होना चाहिए, ये आपका कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हो गई। ट्रांजिस्टर होना चाहिए एनपीएन, ये हो गया एनपीएन। यहां पर जिस सिग्नल को अप्लाई करना है ये हो गया आपका इनपुट सिग्नल। जिस सिग्नल को आपने एम्पलीफाई करना है उसको इनपुट में डालोगे। इसकी फॉरवर्ड वाइजिंग एन नेगेटिव से कनेक्ट होगा, पी पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, इसकी फॉरवर्ड वाइजिंग हो गई बेटा। क्लियर है? ये एक बैटरी है जिसका नाम रख दिया मैंने VEE मान लेते हैं। अब यहां क्या होगा? यहाँ एक लोड रेजिस्टेंस होगा, इधर वाले की रिवर्स बाइजिंग करते हैं। रिवर्स बाइजिंग का मतलब एन पॉजिटिव से कनेक्ट है, पी नेगेटिव से कनेक्ट है। इसका नाम VCC रख दिया। और इसके पास हम क्या ले लेते हैं बेटा? आउटपुट ले लेते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि हम ये ऐसे करते हैं। ठीक है? यहां से एमीटर करंट बाहर आएगा क्योंकि एरो बाहर की साइड है। आपको पहले बताया हुआ जब भी एमीटर करंट बाहर आएगा तो बेस करंट और कलेक्टर करंट अंदर आएंगे। बेस करंट और कलेक्टर करंट अंदर आएंगे, मतलब कलेक्टर करंट यहां से आ गया तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। इधर से ये ऐसे आएगा। क्लियर है? यहाँ पर ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। आउटपुट में ऊपर प्लस नीचे माइनस। यहाँ पे एक केवीएल लगाऊंगा और एक केवीएल बाद में। पहली इक्वेशन तो वही, एमीटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। ये हमेशा आपको पता होना चाहिए, पता है? ठीक है? अब यहां से यहाँ केवीएल लगाता हूं तो ये आ गया -V आउटपुट -ICRN प्लस VCC शुड बी 0, तो V आउटपुट इज इक्वल टू VCC माइनस ICR। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। ठीक है? अब एक चीज ध्यान से देखना, कलेक्टर करंट दो होंगे। क्या समझना बड़े ध्यान से? अब क्या कह रहा हूं, अगर मैं कोई भी इनपुट ना दूं, अगर मैं कोई भी इनपुट ना दूं, ये बेटा टोटल कलेक्टर करंट है। अगर मैं कोई भी इनपुट ना दूं फिर भी ये बाइजिंग की वजह से कुछ ना कुछ कलेक्टर करंट होगा, उस टाइम पर जो कलेक्टर करंट होगा उसको मैं बोलूंगा जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट। Zero signal collector current is the collector current when no signal is applied. When no signal is applied, still there is a biasing. मतलब ये सिग्नल इसको कभी
इस बाइजिंग को रिवर्स बाइज नहीं कर सकता। सिग्नल की वोल्टेज इस वोल्टेज से हमेशा कम होगी, क्योंकि सिग्नल में हम थोड़ी सी वोल्टेज देते हैं जिसको हमें एम्पलीफाई करना है। ये वाली वोल्टेज ज्यादा है, ये फॉरवर्ड बायस है। मान लो चाहे इसका पॉजिटिव आ गया चाहे इसका नेगेटिव आ गया, हमेशा फॉरवर्ड बायस रहेगा। फॉरवर्ड बायस या तो कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी। इवन विदाउट अप्लाइंग एनी सिग्नल, स्टिल वी विल गेट सम कलेक्टर करंट, एंड दैट कलेक्टर करंट इज कॉल्ड जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट। अब अगर मैं सिग्नल लगा दूं तो सिग्नल लगाने की वजह से बाइजिंग चेंज होगी, बाइजिंग चेंज होगी तो कुछ कलेक्टर करंट भी चेंज हुआ। तो अब जो सिग्नल लगाने की वजह से नया कलेक्टर करंट में चेंज आया, दैट इज न्यू करंट, न्यू पार्ट ऑफ करंट। तो टोटल करंट इज जीरो सिग्नल करंट प्लस जीरो सिग्नल करंट प्लस दैट पार्ट ऑफ द करंट। वो पार्ट करंट का नेगेटिव हो सकता है, वो पार्ट करंट का पॉजिटिव हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन फॉरवर्ड बाइजिंग बढ़ रही है या फॉरवर्ड बाइजिंग कम हो रही है। फॉरवर्ड बाइजिंग बढ़ रही है तो वो वाला पार्ट पॉजिटिव होगा, फॉरवर्ड बाइजिंग कम हो रही है तो वो वाला पार्ट नेगेटिव होगा। तो फाइनल जो टोटल कलेक्टर करंट है वो एक तो जीरो सिग्नल वाला कलेक्टर करंट होगा प्लस दूसरा करंट होगा। अगर दूसरा करंट पॉजिटिव है तो इसका मतलब टोटल कलेक्टर करंट जीरो सिग्नल से ज्यादा हो जाएगा, अदरवाइज जीरो से कम हो जाएगा। वी आउटपुट की ये फॉर्मूला केवीएल से मैंने लगा लिया। अब देखते हैं ध्यान से कि इसकी वर्किंग अब हमें कैसे करनी है। पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, कि इन द एब्सेंस ऑफ इनपुट सिग्नल वी विल गेट सम करंट, कलेक्टर करंट, एंड दैट कलेक्टर करंट इज नोन एज जीरो सिग्नल कलेक्टर। अब हमें इसकी वर्किंग देखनी है, तो देखते हैं क्या होगा। ये इनपुट सिग्नल है, यहां पर देखना बेटा, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, जब मैंने बेटा पॉजिटिव हाफ साइकिल ली, पॉजिटिव हाफ साइकिल का मतलब यहां पॉजिटिव पोटेंशियल आया, यहां कैसा है, नेगेटिव है। रटना नहीं है, समझना है कंसेप्ट को। यहां पॉजिटिव हाफ साइकिल में यहां पॉजिटिव पोटेंशियल आया, यहां नेगेटिव है, तो इसका मतलब अब नेगेटिव पहले से कम हो गया, मतलब फॉरवर्ड बाइजिंग पहले से कम हो गई। फॉरवर्ड बाइजिंग कम हो गई तो एमिटर करंट कम हो गया, तो फर्स्ट इक्वेशन से कलेक्टर करंट कम हो गया। अब कलेक्टर करंट कम हो गया, और अभी अभी मैंने देखा था हमारी जो भी आउटपुट आई थी वो क्या आई थी बेटा, VCC माइनस ICRL। यही फॉर्मूला आया था, V आउटपुट का यही फॉर्मूला आया था, VCC माइनस ICRL। अगर कलेक्टर करंट कम हो गया तो माइनस कम हो रहा है, मतलब आउटपुट वोल्टेज बढ़ गई, आउटपुट वोल्टेज बढ़ गई, मतलब सिग्नल, इनपुट सिग्नल की वजह से आउटपुट वोल्टेज पहले से ज्यादा आएगी। क्लियर है यहां तक? व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल? ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, अब बेटा यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल आया, नेगेटिव हाफ साइकिल का मतलब अगर यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल आया, यहाँ भी नेगेटिव है, तो बेटा फॉरवर्ड बाइजिंग बढ़ गई। फॉरवर्ड बाइजिंग बढ़ गई तो एमिटर करंट बढ़ गया, एमिटर करंट बढ़ गया तो इक्वेशन फर्स्ट से कलेक्टर करंट बढ़ गया, कलेक्टर करंट बढ़ गया, कलेक्टर करंट यहां से देखो बेटा, यहाँ पे कलेक्टर करंट बढ़ गया तो आउटपुट वोल्टेज कम हो जाएगी। आउटपुट वोल्टेज कम होने का मतलब है नेगेटिव में अगर पहले -5 थी तो -7 हो जाएगी और कम हो गई। नेगेटिव हाफ साइकिल की बात कर रहा हूं मैं। अब अगर मैं यहाँ पे इनपुट और आउटपुट को प्लॉट करूं, ये मैंने V इनपुट ली बेटा, टाइम के साथ प्लॉट किया है। अब अगर मैं V आउटपुट की बात करूं, V आउटपुट पॉजिटिव हाफ साइकिल में आउटपुट जो ओरिजिनल थी उससे थोड़ी सी बढ़ गई, क्योंकि गेन आए होंगे कुछ ना कुछ, तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, गेन आते हैं तो ये आउटपुट बढ़ गई। नेगेटिव में कम हो गई, कम होने का मतलब ज्यादा नेगेटिव हो गई, और पॉजिटिव में फिर बढ़ गई। याद रखने का तरीका ये होता है, पॉजिटिव ये आउटपुट बढ़ रही हो तो मतलब पॉजिटिव बनानी है, कम हो रही हो तो और नेगेटिव बनानी है। बस इसी से आपको ध्यान रखनी है ये चीजें। बढ़ रही हो तो पॉजिटिव में आउटपुट बनानी है, घट रही हो तो नेगेटिव में आउटपुट बनानी है। ये आउटपुट और टाइम में ग्राफ है। कोई डाउट यहां तक? यहां से आगे, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट? फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट in common base configuration is 0 degree. Phase difference between input and output in common base configuration is 0 degree.
क्यों जीरो है देख सकते हो आप, दोनों ऐसे ही हैं तो ये 0 डिग्री का होता है। और आप ये बोल सकते हो इनपुट एंड आउटपुट इन केस ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन एम्पलीफायर इज आर इन सेम फेज, आर इन सेम फेज, ये आपको ध्यान रखना है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में वोल्टेज गेन एक से ज्यादा आता है, पावर गेन भी एक से ज्यादा आता है, ठीक है, बट करंट गेन एक से कम होता है स्लाइटली। तो मैंने तो यहाँ वोल्टेज सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन बनाई है। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आप वही चीजें सारी की सारी करंट गेन, वोल्टेज गेन, पावर गेन, ट्रांस कंडक्टेंस, जो फॉर्मूलाज आपने लिखे हैं वो ऐसे कैसे रखने हैं। इसमें एक चीज और बड़े ध्यान रखनी है कि V आउटपुट बाय चेंज इन आउटपुट बाय चेंज इन इनपुट, मतलब जो आपने सिग्नल लगाया दैट इज चेंज इन इनपुट, ऑडियो सिग्नल बोलते हैं, ये AV होगा और इस केस में ये पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव क्यों आएगा? क्योंकि दोनों सेम फेज में हैं। सेम फेज में होने का मतलब है दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 0 डिग्री का है। मतलब अगर मैंने इनपुट प्लस 10 वोल्ट की लगाई है तो और करंट गेन, वोल्टेज गेन 2 का है, तो आउटपुट क्या होगी बेटा? प्लस 20 होगी, ना कि माइनस 20। दिस इज ऑल अबाउट कॉमन बेस एम्पलीफायर। Next topic is NPN transistor as an amplifier in common emitter configuration। अभी common base configuration देखी थी, अब common emitter configuration। भाई यहां पर इनपुट सिग्नल, इधर फॉरवर्ड बायसिंग, इधर एक रेजिस्टेंस, इधर रिवर्स बायसिंग, इस बैटरी का नाम VCC, इधर V आउटपुट, या प्लस या माइनस, ये माइनस ये प्लस। एमीटर करंट बाहर जा रहा है तो बेस करंट और कलेक्टर करंट अंदर जाएंगे, तो इधर से कलेक्टर करंट अंदर जाएगा, ये ऐसे। हाँ बेटा क्लियर है यहाँ पर? ये सर्किट डायग्राम भाई, कलेक्टर करंट 2 का बना हुआ मिलके, एक जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट और एक सिग्नल की वजह से जो चेंज आएगा वो ऐड करके या माइनस करके अकॉर्डिंगली। सिग्नल की वोल्टेज इस तरह से होती है, थोड़ी रहती है इसके कंपैरिजन में, तो हमेशा एमीटर बेस जंक्शन कैसा रहेगा बेटा? फॉरवर्ड बायस रहेगा। अब अगर मैं यहाँ पर KVL लगा दूं, पहली इक्वेशन तो वही एमीटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड क्या बनेगा बेटा? माइनस V आउटपुट प्लस या माइनस ICRL प्लस VCC शुड बी इक्वल टू 0। तो यहां से V आउटपुट क्या आ गई बेटा? VCC माइनस ICRL, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एक फर्स्ट इक्वेशन आ गई और एक कौन सी इक्वेशन आ गई बेटा हमारे पास? सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हम देखते हैं आगे होगा क्या। यहां पर पहले ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, मैंने आपको पहले कहा था आपको चीजें रटनी नहीं है, आपको चीजें समझनी है। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या होगा? अगर ये पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रही है, पॉजिटिव पोटेंशियल आ रहा है, यहां भी पॉजिटिव पोटेंशियल है, तो बेटा फॉरवर्ड बाइजिंग बढ़ गई। फॉरवर्ड बाइजिंग बढ़ गई तो एमीटर करंट बढ़ गया, एमीटर करंट बढ़ गया तो इक्वेशन फर्स्ट से कलेक्टर करंट बढ़ गया, कलेक्टर करंट बढ़ गया तो आउटपुट कम हो गई, आउटपुट कम हो गई। इसका मतलब क्या है? अब वो नेगेटिव साइड में चली गई। व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल? ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, अब अगर मैं इधर बात करूं क्या होगा? यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल आएगा, इधर पॉजिटिव है, तो फॉरवर्ड बाइजिंग पहले से कम हो गई। फॉरवर्ड बाइजिंग कम हो गई तो एमीटर करंट कम हो गया, एमीटर करंट कम हो गया तो फर्स्ट इक्वेशन से कलेक्टर करंट कम हो गया। अब कम माइनस होगा तो आउटपुट ज्यादा होगी। और मैंने अभी बताया था जब भी आउटपुट इंक्रीज करेगी मतलब पॉजिटिव बनाना है, जब भी आउटपुट डिक्रीज करेगी मतलब क्या बनाना है बेटा? हमें नेगेटिव बनाना है। यहां से अब अगर मैं इनपुट और आउटपुट बना के दिखाऊं आपको, अगर मैं इनपुट और आउटपुट अगर आपको शो करके दिखाऊं, बना के दिखाऊं, ये बन गई ये इनपुट। अब अगर मैं आउटपुट बनाऊं, बड़े ध्यान से देखिए बेटा, ये इनपुट थी, अब मैं आउटपुट बनाता हूं, ठीक है। अब पॉजिटिव हाफ साइकिल में आउटपुट डिक्रीज हो रही है, मतलब ये नेगेटिव बनेगी, और नेगेटिव हाफ साइकिल में पॉजिटिव,
और इसमें उल्टा ऐसे बनेगी। ये आपके आउटपुट आ रही है, इधर ये V आउटपुट और इधर टाइम। सिग्नल एम्पलीफाई होगा, ये एम्पलीट्यूड पहले ये वाला एम्पलीट्यूड कम होगा, ये ज्यादा होगा, वैसे और भी ज्यादा होगा। रीजन बीइंग कॉमन एमिटर में गेन ज्यादा होते हैं, इसीलिए आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि कॉमन एमिटर में गेन ज्यादा है, इसलिए मैंने सिग्नल आपका ऐसा बनाया है जो आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए। हाँ बेटा क्लियर है यहां तक? अब यहां से फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आया, फ्रीक्वेंसी सेम है, सिर्फ फेज में चेंज आया है। कितना फेज हो गया बेटा? 180 का फेज हो गया। इसीलिए इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन इनपुट एंड आउटपुट आर आउट ऑफ फेज, दैट इज the phase difference between input and output in common emitter configuration is 180 degree, is 180 degree। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर इनपुट और आउटपुट, ठीक है, आउट ऑफ फेज होते हैं। दैट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन इज 180 डिग्री। यहीं से अब अगर मैं वोल्टेज गेन की बात करूं, दैट इज आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज, जो हम चेंज की बात कर रहे हैं सिग्नल की वजह से, ये थोड़ा सा नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि 180 का फेज डिफरेंस आ गया। हम कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन प्रेफर करते हैं या कॉमन बेस? कॉमन एमिटर, क्योंकि गेन ज्यादा है। गेन ज्यादा है तो इसमें ये जो एम्पलीट्यूड का चेंज है ये और भी ज्यादा आएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको क्लियरली याद होने चाहिए कॉमन बेस और कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज फीडबैक इन एम्पलीफायर्स। व्हाट डू यू मीन बाय फीडबैक? अगर मैं आउटपुट का कुछ पोर्शन वापस इनपुट में डाल दूं तो हम उसको बोलते हैं बेटा फीडबैक। ठीक है, तो जैसे ये मेरे पास एक एम्पलीफायर है, यहां पर इस एम्पलीफायर में यहां पर मैंने एक इनपुट सिग्नल दिया हुआ है, सोर्स सिग्नल। इनपुट का नाम मैंने Vs नाम रख दिया। यहां पर मुझे कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगी, आउटपुट का नाम मैंने V0 रख दिया। अगर मैं इस आउटपुट का कुछ पोर्शन वापिस से इनपुट में डाल दूं थ्रू ए फीडबैक सर्किट नोन एज फीडबैक नेटवर्क, ठीक है, तो हमें इसको हम बोलेंगे फीडबैक होगी। मान लो फीडबैक फैक्टर एक टर्म होती है बेटा, फीडबैक फैक्टर। मान लो वो अलग से दिया हुआ बीटा है, तो इधर से जो सिग्नल आया है, यहां से वापिस जो सिग्नल आया वो VF आया, दैट इज बीटा इंटू VO। तो जो फाइनल इनपुट हुई, जो हमारे पास फाइनल इनपुट आई, वो एक तो सोर्स वाली इनपुट प्लस या माइनस, दैट इज बीटा इंटू, दैट इज प्लस माइनस VF। VF का मतलब फीडबैक वाले सिग्नल आ गए। तो फाइनल इनपुट क्या आ गई? VS प्लस माइनस बीटा इंटू V आउटपुट। अब दो टाइप की फीडबैक होती है, एक पॉजिटिव फीडबैक और एक नेगेटिव फीडबैक। ये क्या है? इफ एम्पलीट्यूड ऑफ इनपुट सिग्नल increases due to feedback signal, तो हम उसको बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक। और अगर एम्पलीट्यूड ऑफ फीडबैक सिग्नल डिक्रीजेस ड्यू टू फीडबैक सिग्नल, तो उसको हम कौन सी फीडबैक बोलते हैं बेटा? नेगेटिव फीडबैक। इसमें आपको एक चीज बड़ा ध्यान रखनी है, इफ द फीडबैक इज पॉजिटिव and we stop giving input,
अब मैं इनपुट देने बंद कर दूं और फीडबैक पॉजिटिव हो, देन स्टिल वी विल गेट सम आउटपुट, then still we will get some output. This is the principle of oscillator. So oscillator is nothing. Oscillator is an amplifier with positive feedback. पॉजिटिव फीडबैक में अगर मैं इनपुट देनी बंद कर दूं फिर भी मुझे कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगी, ठीक है। ये ऑसिलेटर का प्रिंसिपल है। समझ में आ गया बेटा मैंने क्या कहा है? यहां से कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है, ध्यान से समझना। मान लो मेरे पास A is the voltage gain or gain of amplifier without feedback। मैंने कहा मैंने फीडबैक नहीं दी तो गेन A है, ठीक है। अब बीटा इज द फीडबैक फैक्टर, बीटा इज द फीडबैक फैक्टर एंड ए वी मान लेता हूं या ए फाइनल ए एफ लिख देता हूं, इज द वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर विद फीडबैक। हाँ बेटा क्लियर है। अब यहां से व्हाट इज एफ? AF will be equal to A into 1 minus beta A for positive feedback। ये डायरेक्ट याद रखना फॉर्मूला, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूंगा कि कैसे आया ये। एंड AF will be equal to A by 1 plus beta A for negative feedback। अब बड़े ध्यान से आपको समझना है कि अगर पॉजिटिव फीडबैक होगी तो इनपुट बढ़ गई तो आउटपुट और ज्यादा होनी चाहिए, मतलब गेन पहले से बढ़ना चाहिए। गेन पहले से बढ़ेगा कब? जब डिनोमिनेटर 1 से कम हो जाए, इसलिए माइनस किया है। नेगेटिव फीडबैक में डिनोमिनेटर 1 से बड़ा हो जाए, गेन कम होना चाहिए। तो ये फीडबैक इन एम्पलीफायर है। ये दो फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। और इसमें एक पॉइंट ये कि अगर पॉजिटिव फीडबैक हो एम्पलीफायर में और इफ वी स्टॉप गिविंग एनी इनपुट देन स्टिल वी विल गेट सम आउटपुट। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ amplifiers, principle of oscillators। next is cascading in amplifiers। cascading in amplifier का मतलब क्या है? ये मेरे पास एक एम्पलीफायर है जिसका गेन A1 है, यहां पर मैंने कुछ इनपुट दी, उससे यहां कुछ आउटपुट मिली, ये आउटपुट दूसरे एम्पलीफायर में मैंने डाल दी जिसका गेन A2 है, फिर और जो आउटपुट मिली उसको तीसरे एम्पलीफायर में डाल दी, ये हो गया A3 है, और यहां आ गई मेरे पास फाइनल आउटपुट। ठीक है, अब बड़े ध्यान से समझना बेटा। अब क्या होगा, इसका गेन है तो ये इनपुट को A1 टाइम मल्टीप्लाई कर देगा, ये जो आउटपुट आई दैट इज A1 टाइम इनपुट, ये उसको A2 टाइम मल्टीप्लाई कर देगा, ये उसको A3 टाइम मल्टीप्लाई कर देगा। तो व्हाट इज फाइनल गेन? टोटल गेन कितना हुआ? टोटल वोल्टेज गेन की अगर मैं बात करूं, कास्केडिंग में गेन ऐड नहीं हो रहा, गेन मल्टीप्लाई होता है, ध्यान रखना है। ऐसा हो गया ना बेटा, ये मान लो ये VI है तो यहां क्या आया होगा? A1 इंटू VI। अब ये है ना, यहां क्या आया होगा? A1 A2 इंटू VI। यहां क्या आया होगा? A1 A2 A3 इंटू VI। तो फाइनल आउटपुट बाय इनपुट इज A1 A2 A3। तो इसका मतलब टोटल वोल्टेज गेन ये आ गया। दिस इज नोन एज कास्केडिंग एम्पलीफायर। तो अगर आपको तीन अलग अलग एम्पलीफायर का गेन दिया हुआ हो और फाइनल गेन पूछ रहे आपको टोटल गेन कितना हुआ, तो ऐड करके नहीं आएगा, मल्टीप्लाई करके आएगा। ये इसको क्या बोलते हैं हम? कास्केडिंग इन एम्पलीफायर। लास्ट टॉपिक ऑफ ट्रांजिस्टर पार्ट इज ऑसिलेटर। ऑसिलेटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स डीसी इनटू एसी। मतलब क्या है, अगर मैं सिग्नल नहीं दे रहा हूं तो जो कलेक्टर में बैटरी लगा रखी है उसको डीसी को ये एसी में कन्वर्ट करता है। इसमें ना हम एलसी ऑसिलेशन का यूज करते हैं, एक एल और सी का पैरेलल सर्किट का यूज करते हैं।
अब हर इंडक्टर का कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो उसकी वजह से जो ऑसिलेशन आएगी उसका रेजिस्टेंस में कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होने की वजह से वो डैम्प्ड ऑसिलेशन आएगी। अगर वो डैम्प्ड ऑसिलेशंस के लिए को मैं ओवरकम कर लूं बाहर से कोई एक्सटर्नल एनर्जी देकर, जो वो हम करते हैं बेटा, क्या आपस में उनको कपलिंग करके करते हैं, ठीक है, फीडबैक के थ्रू करते हैं। अगर कर दूं तो फिर मुझे एम्पलीट्यूड कांस्टेंट ऑसिलेशन की मिल जाएगी। इसमें ट्रांजिस्टर को यूज करते हैं एज एन एम्पलीफायर, उसमें बस एलसी सर्किट साथ लगा देते हैं विदाउट एनी सिग्नल। डायग्राम आप बुक में से देख सकते हो, डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आएगा तो इस टॉपिक पे आएगा। फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला, 1/2 पाई रूट एलसी जो ऑसिलेशन प्रोड्यूस होती है। एलसी ऑसिलेशन कैसे ऑसिलेशन प्रोड्यूस करता है ये हम ईएमआई एसी में देखेंगे। अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एम्स के ट्रांजिस्टर पे बेस। मैं सभी सिर्फ ट्रांजिस्टर को फोकस कर रहा हूँ। मोस्टली स्टूडेंट को ट्रांजिस्टर में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, इसलिए मैं हर टाइप का क्वेश्चन कवर करके चल रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम भी ट्रांजिस्टर पे लगाया एक्स्ट्रा। पहला क्वेश्चन है, इन एन एनपीएन ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमिटर मोड 10 to the power 10 इलेक्ट्रॉन्स एंटर द एमिटर इन 10 की पावर -6 सेकेंड। ओनली 2% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ड इन द बेस। मींस पहली बात तो ये पक्का पता लग गई कि बेस करंट इज 2% ऑफ एमिटर करंट, दैट इज 2/100 ऑफ एमिटर करंट। अगर बेस करंट 2% है तो पक्का हो गया कलेक्टर करंट 98% हो गया, तो दैट इज 98/100 ऑफ एमिटर करंट। मुझे कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर पूछा है। और कॉमन एमीटर में करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर होता है बीटा, एंड बीटा इज IC/IB। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, इट बिकम्स 98/2 विच बिकम्स 49। तो बेटा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 49। तो 49 विल बी योर आंसर। तो ये आपका आंसर आ गया पहले क्वेश्चन का, बीटा इक्वल टू 49। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन को ढंग से समझना है। क्या है क्वेश्चन, पहले तो क्वेश्चन की वर्डिंग है, डायग्राम बना हुआ है, सैचुरेशन रीजन में है। किसमें है बेटा, सैचुरेशन रीजन। सैचुरेशन रीजन में आउटपुट वोल्टेज 0 आती थी। हमने देखा था कट ऑफ रीजन, एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन, वहां पर करंट सैचुरेट हो जाता था। देन व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ VBB, आपको ये वाली वैल्यू बतानी है। मैं क्या करता हूं, पहले एक यहाँ KVL लगा देता हूं, ये माइनस ये प्लस। अब देखो एमीटर करंट बाहर जा रहा है तो बेस करंट अंदर जाएगा, कलेक्टर करंट भी अंदर जाएगा। ये माइनस ये प्लस, ये प्लस ये माइनस, ऐसे हो गया। ये एमीटर हो गया, ये बेस हो गया, ये कलेक्टर हो गया। पहले यहां पे KVL लगा रहा हूं, यहां KVL लगाऊंगा तो इक्वेशन बन गई -VBB प्लस IB इंटू 100 इंटू 10 की 3 किलो ओम का, तो 10 की 3 प्लस VBE शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से हमें VBB निकालना है, तो व्हाट इज VBB? VBE इज 0.7 प्लस 10 की पावर 5 टाइम IB। अगर मैं IB निकाल लूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब मेरे को पास सिर्फ IB निकालना बचा है कि IB निकालूंगा तो मुझे VBB की वैल्यू पता लग जाएगी। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है VCE 0, ये ना भी दिया हुआ हो तो भी पता होना चाहिए सैचुरेशन रीजन में VCE टेंडिंग टू 0। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज 0 हो जाती है। तो मैं यहां KVL लगाता हूं इस लूप के अंदर। इस लूप में KVL लगाऊंगा, क्या बनेगा, -3 प्लस 200 IC प्लस VCE शुड बी 0। अब VCE 0 है ही, अगर VCE 0 है तो व्हाट इज IC? IC कम्स आउट टू बी 3/200 एम्पियर। IC कितना आ गया बेटा, 3/200 एम्पियर। व्हाट इज बीटा? ये VCE 0 है ना, VCE को 0 रखोगे, IC निकाल लोगे। व्हाट इज बीटा? बीटा इज इक्वल टू IC/IB। बीटा कितना बेटा, 200। IC कितना है, 3/200, 3/200। ठीक है, और IB निकल जाएगा यहां से, क्या आ गया IB? IB इज 4 इंटू 10 की 4/3 एम्पियर। IB की वैल्यू आपने निकाली, अच्छा गड़बड़ कर दिया। IB आ गया यहां से, कैलकुलेशन देखो, IB इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा,
3/4 इंटू 10⁴ एम्पियर। मैं उल्टा लिख गया था बेटा कैलकुलेशन में, IB इज 3/4 इंटू 10⁴ एम्पियर। समझ आ गई? या वैल्यूज पुट करता हूं, जैसे ही सिंप्लीफाई करके लिखूंगा 0.7 प्लस 10⁵ इंटू 3/4 इंटू 10⁴, ठीक है। 10⁴ से ये गया 10 बचा, 30/4, दिस इज 0.7 प्लस 30/4, 30/4 इज 4 7 20, 7.5, तो 0.7 प्लस 7.5 विच कम्स आउट टू बी 8.2 वोल्ट। तो 8.2 वोल्ट इज योर आंसर, जो हम पहले भी किस कंसेप्ट से क्वेश्चन कर चुके हैं कि जहां पे आए हमें वहां पर सिर्फ KVL लगाना होता है, और KVL लगाकर, जैसे VBE दिया हुआ है तो VBE वाले में, VCE दिया हुआ है तो VCE वाले में, इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। ये दोनों क्वेश्चन एम्स 2019 में आए हुए हैं। एम्स में प्रीवियस ईयर के कुछ और क्वेश्चन, एम्स और नीट के। पहला क्वेश्चन है, इन ए कॉमन एमिटर एम्पलीफायर हैविंग अ वोल्टेज गेन ऑफ AV, द ट्रांजिस्टर यूज्ड हैज ट्रांस कंडक्टेंस 0.03 mho एंड करंट गेन दिस। तो देखते हैं बेटा, वोल्टेज गेन AV है। AV क्या होता है बेटा, आपको पता होना चाहिए, बीटा इंटू R आउटपुट बाय R इनपुट, ठीक है, क्योंकि बीटा दिया हुआ करंट गेन है। ट्रांस कंडक्टेंस दी हुई है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ट्रांस कंडक्टेंस? जहां तक मुझे याद आ रहा है, ये था बीटा बाय आर इनपुट। क्या था? बीटा बाय आर इनपुट, बीटा बाय आर इनपुट। तो बेटा अब हम कर लेते हैं बीटा बाय आर इनपुट। बीटा यहां से आप क्या निकाल लो, आर इनपुट निकालो। क्यों? क्योंकि आपको बीटा दिया हुआ, ठीक है। आर इनपुट निकालो। आप आर इनपुट निकालोगे, ठीक है। देखो बेटा क्या होता है, आपको एक दो चीजें और भी बता दूं। वोल्टेज गेन का एक फॉर्मूला ये भी होता है, ट्रांस कंडक्टेंस का एक फॉर्मूला ये भी होता है, AV इंटू आर आउटपुट बाय आर आउटपुट होता है, AV बाय आर आउटपुट। एक ये फॉर्मूला भी होता है, ऐसा भी एक AV की टर्म में भी ट्रांस कंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है। बट दिक्कत क्या है कि आप आर आउटपुट को तो सेम रखोगे, बाकी टर्म्स आपकी चेंज हो रही है, तो इसमें कहीं बीटा का यूज नहीं हो पा रहा, इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, ठीक है। अब आर इनपुट क्या आएगा, यहां से आर इनपुट आएगा बीटा बाय ट्रांस कंडक्टेंस। व्हाट इज बीटा? ठीक है, बीटा बाय ट्रांस कंडक्टेंस आएगा आर इनपुट। आर इनपुट की जगह यहां रख दो, तो वोल्टेज गेन आपकी क्या आ गई, बीटा इंटू आर आउटपुट बाय आर इनपुट इज बीटा इंटू जी, बीटा इंटू जी। तो यहां से बीटा कैंसिल, तो आपका जो वोल्टेज गेन आ गया वो आ गया आर आउटपुट इंटू जी। ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? हम जब ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर रहे हैं, हम एज्यूमिंग इट लाइक कि आर आउटपुट सेम रहा है, तो पहले AV था वोल्टेज गेन, इसको मैं लिखूंगा आर आउटपुट इंटू पहले वाला जी, ट्रांस कंडक्टेंस 0.03 थी, ठीक है। अब क्या किया, अब वोल्टेज गेन नए वाला मुझे निकालना है, आउटपुट रेजिस्टेंस मैंने सेम मान लिया, इनटू अब नई ट्रांस कंडक्टेंस 0.02 है। आप इनको डिवाइड कर दो, जैसे डिवाइड करोगे आर आउटपुट से आर आउटपुट कैंसिल, इट बिकम्स 3/2। तो यहां से आपको AV डैश निकालना था, दिस बिकम्स 2/3 ऑफ AV। ये आपका आंसर आ गया। कोई ऑप्शन है 2/3 ऑफ AV? दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन। तो ये एम्स 2018 में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। एम्स 2018 में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है और ये आपका आंसर आ गया। आंसर इज 2/3 AV। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को अगर हम देखें, अगले क्वेश्चन को अगर हम यहां पर देखें तो क्या बना बेटा अगला क्वेश्चन, द इनपुट सिग्नल given to common emitter amplifier having a voltage gain of 150 is V input given है। आपको corresponding आउटपुट सिग्नल बताना है। पहली बात, कौन सा एम्पलीफायर है, बोलो बेटा कॉमन एमिटर। कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में फेज डिफरेंस आता है कि नहीं आता? आता है। कितने का? पाई का। तो आउटपुट में पाई का फेज फालतू होगा, पाई/3 में पाई ऐड कर दूं तो बेटा 4π/3 हो गया। तो पाई/3 वाला तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यही होगा।
180 का फेज डिफरेंस है, 180 का फेज डिफरेंस मतलब आउटपुट और इनपुट के फेज को आप माइनस करके देखो, आपका आंसर क्या आना चाहिए, पाई का आना चाहिए, फेज को माइनस करके। ठीक है, अब ये ऑप्शन लग रहे हैं, अभी देखते हैं क्या आपका सही है कि नहीं। क्या आपका ऐसी दो ऑप्शन आ जाती है जिसमें 4π/3 होता, फिर क्या करते हैं। अब हमें पता है वोल्टेज गेन इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज। वोल्टेज गेन 150 है, आउटपुट वोल्टेज के एम्पलीट्यूड को आपने निकालना है, इनपुट का एम्पलीट्यूड 2 है, तो आउटपुट का जो आपका एम्पलीट्यूड आ गया वो 150 इंटू 2 300 आ गया बेटा। तो ये वाली इक्वेशन आ गई, बी इज योर आंसर। नीट 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें आपको ध्यान रखना है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर पाई का फेज डिफरेंस आता है और कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं आता, ये ध्यान। जेई मेंस 2019 में आए हुए कुछ क्वेश्चन ट्रांजिस्टर पे बेस। पहला क्वेश्चन है द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ ए ट्रांजिस्टर हैविंग इनपुट एंड आउटपुट रेजिस्टेंस 100 ओम एंड 100 किलो ओम रिस्पेक्टिवली इज शोन इन फिगर। वोल्टेज एंड पावर गेन हमें बताना है। अब बड़े ध्यान से देखूंगा बेटा, यहां में सबसे पहले मैं बीटा निकालूंगा, क्योंकि देखो बीटा क्या होगा, वो होगा डेल्टा आईसी बाय डेल्टा आईबी। बीटा कह लो, अल्फा कह लो, जो भी है मुझे पता नहीं कॉमन एमीटर है क्या कॉमन बेस है, पर जनरली हम कॉमन एमीटर की बात करते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं। अगर ये 1 से बड़ा आएगा तो बीटा, 1 से छोटा आएगा तो अल्फा। चेंज इन कलेक्टर करंट, चेंज इन कलेक्टर करंट इन दो पॉइंट के बीच में 10 - 5 5 हो गया, इनटू ये मिली में है तो 10 की -3 बाय चेंज इन बेस करंट 100, ये माइक्रो में है तो 100 इंटू 10 की -6। क्लियर है। चेंज इन दोनों पॉइंट के बीच का चेंज निकाला है, ये हो गया 10 की -4, ये 10 की -3, ऊपर गया 10, तो आपका बीटा आ गया बेटा 50। कैलकुलेशन आपने करी, आपका बीटा कितना आ गया बेटा 50। आपको बताना वोल्टेज गेन। व्हाट इज वोल्टेज गेन? वोल्टेज गेन इज बीटा इनटू आर आउटपुट बाय आर इनपुट। व्हाट इज बीटा? 50। आर आउटपुट 100 किलो ओम, आर इनपुट 100, तो कैंसिल, तो बीटा वोल्टेज गेन कम्स आउट टू बी 5 इंटू 10 की 4। वो तो सब में इनके इनमें है, तो ये नहीं हो सकता। पावर गेन की अगर मैं बात करूं, पावर गेन इज बीटा स्क्वायर इंटू आर आउटपुट बाय आर इनपुट। बीटा स्क्वायर, अगर मैं बीटा स्क्वायर की बात करूं, 50 का स्क्वायर कितना आएगा बेटा? 50 का स्क्वायर दैट इज 2500 इंटू आर आउटपुट बाय आर इनपुट दैट इज 10 पावर 3, तो ये आ गया 2.5 इंटू 10 टू द पावर 6। तो आंसर कम्स आउट टू बी ऑप्शन ए। जेई मेन 2019 में है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा है, तो आपको इस तरह से करना है। अगले पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एनपीएन ट्रांजिस्टर ऑपरेट्स एज ए कॉमन एमीटर एम्पलीफायर विद ए पावर गेन ऑफ 60 डेसिबल। अब बड़े ध्यान से देखना है, जब भी पावर गेन डेसिबल में दिया हुआ हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको 10 से डिवाइड करना है। कितना बच गया? 6। ये साउंड में आता होता डेसिबल वाला, इसको 10 से डिवाइड करना जब भी डेसिमल में दिया हो। कितना बच गया? 60 को 10 से डिवाइड किया 6, तो इसका मतलब पावर गेन की वैल्यू जो 6 आया वो 10 की पावर पे लगा दूंगा, ये पावर गेन की वैल्यू है। समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? 60 डेसिबल, डेसिबल को सिंपल टर्म्स में बनाना हो, आप सबसे पहले इसको 10 से डिवाइड करोगे, 6 नंबर बच गया, उसको 10 की पावर पे लगा दोगे, वो आपका पावर गेन आ गया। द इनपुट सर्किट रेजिस्टेंस दिया हुआ है, आउटपुट रेजिस्टेंस दिया हुआ है, कॉमन करंट गेन बताना है। व्हाट इज पावर गेन? पावर गेन इज बीटा स्क्वायर इनटू आर आउटपुट बाय आर इनपुट। ठीक है। व्हाट इज पावर गेन? यहां से पावर गेन देखूं 10 की पावर 6 है, बीटा मुझे निकालना है। आर आउटपुट बाय आर इनपुट, ये हो गया 10 की 4 किलो है ना बेटा, 10 की 4 बाय 100, तो ये बच गया 10 तो बीटा स्क्वायर, यहां से अगर आप बीटा स्क्वायर कैलकुलेट करते हो तो आपका बीटा स्क्वायर 10 की 4 आ गया, और बीटा कितना आ गया बेटा? 10 की पावर 2। बीटा कितना आ गया? 10 की पावर 2। तो करंट गेन कम्स आउट टू बी 10 की पावर 2। आप इसको ऐसे सोल्व करोगे। अगले पे आ जाते हैं, क्या कह रहा है? एन एनपीएन ट्रांजिस्टर इज यूज्ड इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन एज एन एम्पलीफायर विद 1 किलो ओम लोड रेजिस्टेंस। विद 1 किलो ओम लोड रेजिस्टेंस, सिग्नल वोल्टेज ऑफ 10 मिलीवोल्ट, सिग्नल वोल्टेज ऑफ 10 मिलीवोल्ट is applied across the base emitter, is applied across the base emitter. This produces a 3 milliampere change in collector current. This produces
a 3 milliampere change in collector current and 15 microampere change in base current, input resistance and voltage gain बताना है। बेटा what is change in collector current? This is equal to 3 milliampere, this is 3 into 10 की minus 3 ampere, ठीक है। और ये भी कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है। चेंज इन बेस करंट, चेंज इन बेस करंट इज इक्वल टू कितना है बेटा 15 माइक्रो एम्पियर, दिस इज 15 इंटू 10 की पावर माइनस 6 एम्पियर। तो सबसे पहले यहां से बीटा निकाल लो, बीटा आ गया डेल्टा IC बाय डेल्टा IB, तो ये आ गया 3 इंटू 10 की माइनस 3 बाय 15 इंटू 10 की माइनस 6, ये कैंसिल हुआ 5 पे, ये आ गया 5 इंटू 10 की पावर 3, कितना आ गया बेटा 5 इंटू 10 की पावर 3। समझ में आ गया मैंने क्या कहा है? कह रहा है इनपुट रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज गेन बताना है, आपको वोल्टेज गेन बताना है और इनपुट रेजिस्टेंस बताना है। ये इनपुट वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज कितनी दी हुई है बेटा, मतलब सिग्नल वोल्टेज का मतलब है चेंज इन इनपुट वोल्टेज, कितनी हुई है 10 मिली वोल्ट। उसकी वजह से इनपुट करंट में कितना चेंज होगा, इनपुट करंट कॉमन एमीटर में बेस करंट होता है, वो कितना है बेटा 15 माइक्रो एम्पियर। तो यहां से इनपुट रेजिस्टेंस कितना आ गया बेटा डेल्टा V इनपुट बाय डेल्टा I इनपुट विच कैन बी रिटन एज 10 इंटू 10 की माइनस 3 बाय 15 इंटू 10 की माइनस 6, 5 पे गया 2 3, तो ये आ गया 2 बाई 3 इंटू 10 की 3, जिसको सोल्व किया तो ये आ गया 0.67 किलो ओम। हाँ बेटा क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। अब ये तो आ गया आपका 0.67 किलो ओम वाली दो ऑप्शन है। उसके बाद पूछा क्या वोल्टेज गेन, व्हाट इज वोल्टेज गेन? वोल्टेज गेन इज बीटा इंटू आर आउटपुट बाय आर इनपुट। बीटा की वैल्यू हमारी आ गई 5 इंटू 10 की पावर 3, आर आउटपुट इज 1 किलो ओम, 1 किलो ओम का मतलब क्या हो गया बेटा 10 की 3, आर इनपुट इज 2 बाई 3 इंटू 10 की 3, 10 की 3 से 10 की 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। ये क्या बन गया 5 इंटू 10 की 3 इंटू 3 बाई 2, आर आउटपुट 1 किलो ओम, ठीक है। आर इनपुट आपने निकाल लिया 0.67 किलो ओम, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो बीटा में कहीं गड़बड़ हो गई, अच्छा दिस इज 1 बाय 5 इंटू 10 की 3, 1 बाय 5 इंटू 10 की 3, तो ये 5 नहीं है, ये 1 बाय 5 है, तो ये 5 यहां नीचे है बेटा, ठीक है। ये 10 पे गया, ये कैंसिल हुआ 10 की 2, तो ये 300 बच गया बेटा, कितना बच गया 300, तो ये डी आपका आंसर आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको ऐसे ट्राई करने हैं, यहाँ से आप इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते। ये क्वेश्चंस हमने जेईई मेन 2019 के प्रीवियस ईयर के ट्रांजिस्टर पे बेस देख लिए हैं। 18 और 17 में भी कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं, 19 में भी कुछ और क्वेश्चंस हैं, पर वो सिंपल फॉर्मूला बेस है, या जैसे क्वेश्चंस हम पहले नीट और एम्स वाले प्रैक्टिस कर चुके हैं वैसे क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको ये ट्रांजिस्टर पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ जेईई मेन, नीट और एम्स, आप डायोड पे बेस, डायोड के बाद रेक्टिफायर पे बेस, स्पेशल डायोड पे बेस, तो इस बार 3 क्वेश्चन नीट में आएंगे, कंफर्म है इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन नीट में आएंगे, एक क्वेश्चन जेईई मेन में पक्का आएगा, जेईई मेन में 2 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो आपको ये चैप्टर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए जरूर अच्छे से करना है।